हाय फ्रेंड्स, मैं एसके झा आप सबों को सादर प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न जो आपको हिला देंगे और आपकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे और आपके 70 को करेंगे 71। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे। बार बार मैं बोलता हूँ, चला आईपीएल ना देखो, मम्मी पापा को देखो, और हमेशा जब दिल करे कि अब नहीं पढ़ पाएंगे तो एक बार अपने मम्मी पापा की तरफ देखना, शायद तुम्हारे अंदर पढ़ने की वो जागृति, वो इच्छा शक्ति जनरेट हो और तुम फिर से पढ़ाई में लग जाओ। तो उम्मीद करते हैं सर, मैं ये मानता हूं कि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो अपने इन्वायरमेंट में सबसे बेस्ट हैं, इसीलिए पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि जब 10 से 11 बच्चे हम लोग दोस्त हुआ करते थे, आज हमको लगता है उसमें से 9 बच्चे ऐसे हैं जो या तो कोई दुकान खोल लिया, या तो कोई एलआईसी का एजेंट है, या तो कोई अपना धंधा पानी कुछ ना कुछ कर रहा है, जिसको पढ़ाई में मन नहीं लगता था। लेकिन 1-2 बच्चे ही थे जो पढ़ाई करके बहुत आगे निकल गए। तो मेरा मानना है कि जो पढ़ाई करते हैं उनमें संस्कार भी है, उनमें दूसरों के प्रति रिस्पेक्ट भी है, और वो अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करना भी चाहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप अपने मम्मी पापा के लिए जरूर कुछ करना चाहते होंगे। तो जो प्यार आप हमको दे रहे हैं सर, साइंस एंड ट्रेड, आईटीआई ट्रेड परिवार जो एसके झा सर यानी मैं ने क्रिएट किया है, उस प्यार के लिए शत शत नमन है सर। और मैं उम्मीद करता हूं और मैं आशा रखूंगा अपने जीवन से कि मैं आप तक पहुंच पाऊं और आपके जीवन में कुछ न कुछ योगदान कर पाऊं। सर रिजल्ट आप ही से होगा, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा योगदान मैं कर जाऊं कि जो 70 है वो 71 हो जाए। तो कोशिश करते हैं, उसी कोशिश में ये मेरा आज का वीडियो है। आते हैं हम लोग पहले वीडियोस में, पहले क्वेश्चंस की ओर। अब मेरा फॉन्ट साइज भी हमने सुधार दिया है, स्टूडियो का लाइटनिंग भी आप देख रहे होंगे चकाचक हो रहा है, तो लाइटनिंग भी आपको ठीक ठाक लग रहा होगा। थोड़ा सा लाइट मैंने कम रखा ताकि बच्चों को मैं नहीं क्वेश्चन अच्छे से दिखे। और दूसरा कि मैंने अब लगभग प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया है, टाइपिस्ट भी मैंने रखा है और वो टाइप करते हैं और कोशिश करते हैं कि अब बेस्ट ऑफ द बेस्ट फॉन्ट आपके सामने जाए, अच्छा दिखे, विजिबिलिटी क्लियर हो, फोटोज की विजिबिलिटी क्लियर हो। वो सारी चीज़ों पर मैंने काम करना शुरू कर दिया है और लगभग मैंने काम किया है। उम्मीद करते हैं और सुधार करेंगे, हर दिन सुधार करेंगे, हर दिन लड़ेंगे, हर दिन कुछ ना कुछ करेंगे और तब आपकी दुनिया में कुछ ना कुछ बेहतर लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आते हैं हम सब लोग बिना बकवास किए सीधा प्रश्न की दुनिया में। हमारा जो आज का प्रश्न है वो कुछ इस कदर है, गौर फरमाइएगा। जो आपके सामने होगा पहला प्रश्न, पहले प्रश्न की ओर आते हैं। उम्मीद करते हैं सर आप लोग कोविड से भी बचे हुए होंगे और कहीं ना कहीं आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई कर पा रहे होंगे, क्योंकि खाना पीना बनाने का जो टाइम है वो आपका पूरा का पूरा बच रहा है। तो आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि सर खाना भी बनाना पड़ता है। अभी आपको कम से कम भाई मेरे 15 घंटा तो पढ़ना ही चाहिए, मिनिमम 15 आवर्स आपको पढ़ना चाहिए। आते हैं सर जल की अवस्था पर। देखिए कितना अच्छा हमने टाइप करवाया है आज, जल की अवस्था। आगे भी आपको बहुत अच्छा टाइपिंग मिलने जा रहा है। जल की 3 अवस्थाएं हैं और इसमें सुधार करेंगे। चला, एक है सॉलिड। जल की कितनी अवस्थाएं हैं? 3 अवस्थाएं हैं, एक है सॉलिड, एक है लिक्विड और एक है गैस। सॉलिड बोले तो चला ठोस, और लिक्विड बोले तो चला द्रव, और गैस तो आप जानते ही हैं सर गैस होता है। आप कहिएगा सर पहले क्वेश्चन पढ़िएगा, पहले थ्योरी। हमको चला पता है कि चलवा सर को क्या आता है और किसको रिवाइज कर देना है और तब क्वेश्चन बना देगा वो। अब देखिए सर, पहले तो हम मानते हैं सर सीढ़ी जनरेट करना बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, ये अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और यहां से इधर आते हैं तो ये 100 से ज्यादा है। गौर फरमाइएगा जनाब, क्या मामला है। अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें 0 डिग्री सी से इधर की, तो 0 डिग्री सी से इधर पानी जो है ना वो बर्फ अवस्था में होता है, अर्थात ठोस अवस्था में होता है। और 0 डिग्री सी से इधर अगर हम जाएं, एकदम आराम से चला द्रव अवस्था में होता है, और यानी पानी होता है। द्रव की अगर हम बात करें, द्रव बोले तो क्या पानी होता है। चला बर्फ नहीं, पानी होता है, और पानी 0 डिग्री सी से 100 डिग्री सी तक, और ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। और जैसे ही चला हम 100 डिग्री सी से इधर जाएंगे, जैसे ही हम 100 डिग्री सी से इधर जाएंगे, वो गैस अवस्था में होता है, यानी गैस अवस्था में होता है। और गैस अवस्था में यानी यूं कह सकते हैं हम, ध्यान दीजिएगा, हम कह सकते हैं ये वाष्प अवस्था में होता है, वाष्प अवस्था में होता है, अर्थात गैस अवस्था में होता है।
तुम कहेगा मास्टर साहब नहीं समझे, हम फिर समझाते हैं। 0 डिग्री सी से जैसे इधर जाएगा माइनस में भाई मेरे, ये बर्फ बन जाएगा पानी, और 0 डिग्री सी से 100 डिग्री सी तक जाएगा तो ये पानी रहेगा यानी द्रव अवस्था में रहेगा, और 100 डिग्री सी से जैसे अधिक जाएगा ये वाष्प बन जाएगा अर्थात गैस अवस्था में आएगा। तो जैसे हम बार बार पहले भी हम इससे पहले लाए थे क्वेश्चन, हमने कहा था कि अगर यहाँ 12 डिग्री सी कह दे तो 12 डिग्री सी पर जल किस अवस्था में होगा, तो द्रव अवस्था में होगा। अगर हमको कह दे 200 डिग्री सी, 200 डिग्री सी या 220 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हम कहेंगे 220 डिग्री सी मतलब 100 से ज्यादा हुआ, और 100 से ज्यादा हुआ तो वाष्प अवस्था में होगा अर्थात गैस अवस्था में होगा, और गैस अवस्था में होगा तो आंसर हो जाएगा आपका गैस। जैसे हमको कह दे -1 डिग्री सी, तो -1 डिग्री सी मतलब 0 से इधर हो गया तो बर्फ होगा, और बर्फ किस अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में होता है। जल्दी से इसको सर लिख लीजिए। अब फिर हम क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आपका जो सीरीज हम तैयार किए हैं आज वो आपसे बन जाएगा। जल्दी से लिख लीजिए और एकदम आराम से चला पढ़ना है, लिखना। बोले 15 घंटा तुमको कम से कम पढ़ना चाहिए। 5 घंटा साइंस पढ़ो, 5 घंटा आप मैथ पढ़ो, 3 घंटा रीजनिंग पढ़ो और 2 घंटा करंट अफेयर्स पढ़ो, आपका काम हो जाएगा। हो गया? हो गया। हम चला सब चीज पर काम कर रहे हैं, कैसे तुम्हारे पास बेस्ट क्वालिटी जाए उस पर लगातार काम कर रहे हैं। इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। जहां भी छोटा छोटा दिक्कत हो तो मैसेज के थ्रू बताओ, हम ठीक करेंगे उसको। हो गया? हो गया। अब देखो चला हम अगले प्रश्न की ओर आते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला प्रश्न क्या कहता है, 257 डिग्री सेंटीग्रेड, 257 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक स्थिति क्या है। हमने कहा था सर ये जो सॉलिड अवस्था है यहां से लेकर इधर, यानी ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, 0 डिग्री सी से इधर ये ठोस अवस्था में होगा अर्थात बर्फ रहेगा, अर्थात बर्फ रहेगा। और 0 डिग्री सी से लेकर यहां तक यानी 100 डिग्री सी तक ये द्रव अवस्था में होगा, और 100 डिग्री सी से इधर ये जलवाष्प की अवस्था में होगा। एक लाइन का बात है चला। 0 डिग्री सी से इधर बर्फ रहेगा, बर्फ यानी ठोस अवस्था में, 0 से 100 तक ये द्रव अवस्था में होगा, लिक्विड है, और 100 के बाद ये जलवाष्प हो जाएगा यानी गैस अवस्था में चला जाएगा। अब सर क्वेश्चन को पढ़िए और ध्यान दीजिएगा, ये आपका बर्फ है, ये आपका पानी है और ये जलवाष्प है। कहता है क्वेश्चन 257 डिग्री सी पर जल की भौतिक स्थिति क्या होगी। तो आप गौर से देखिए और आंसर हमको बताइए कि 257 डिग्री सी, 257 डिग्री सी ये 100 के बाद होगा अर्थात यहां कहीं ना कहीं चला होगा। 257 डिग्री सी ये 100 के बाद होगा, 100 के बाद होगा जलवाष्प होगा, जलवाष्प होगा मतलब गैस अवस्था में होगा। तो आंसर बताइए क्या हो जाएगा, गैस अवस्था में। अगर हमको कह दे भाई मेरा कि प्लाज्मा अवस्था कब होगा, तो प्लाज्मा अवस्था कहेंगे 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक अगर तापमान हो जाएगा भाइयों तो ये प्लाज्मा अवस्था हो जाएगा। और अगर हम ठोस अवस्था की बात करें, अगर हम ठोस अवस्था की बात करें तो ठोस अवस्था कितना हो जाएगा, चला 0 से कम यानी बर्फ 0 से कम। और अगर तरल अवस्था की बात करें तो 0 से 100 तक, 0 डिग्री सी टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। राइट इट डाउन, राइट इट डाउन। जल्दी से लिख लीजिए सर, चारों ऑप्शन मैंने लिख दिया है कि अगर 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 प्लाज्मा कहेगा तो 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, गैस अवस्था हमने देख लिया है 100 से अधिक, 100 डिग्री सी से अधिक, 100 डिग्री सी से अधिक 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 100 डिग्री सी से अधिक अगर टेम्परेचर होगा तो गैस अवस्था 257 डिग्री सेंटीग्रेड कह रहा है, इसका मतलब 100 से ज्यादा है इसलिए गैस अवस्था होगा। 0 से कम कहेगा तो बर्फ अवस्था यानी ठोस अवस्था, 0 से 100 कहेगा द्रव अवस्था, और 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक चला जाएगा तो क्या होगा सर, 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाएगा तो ये प्लाज्मा अवस्था है। सूर्य और तारों में इसी के कारण तापमान होता है। राइट इट डाउन। हो गया? हो गया? अब सर बताइए अगली, 257 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक स्थिति क्या है। 257 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक स्थिति क्या है, 257 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक जल की भौतिक स्थिति क्या है, 257 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक जल की भौतिक स्थिति क्या है, 257 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक जल की भौतिक स्थिति क्या है, 257 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक जल की भौतिक स्थिति क्या है, 257 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक जल की भौतिक स्थिति क्या है, 257 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक जल की भौतिक स्थिति क्या है, 257 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक जल की भौतिक स्थिति क्या है, 257 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक जल की भौतिक स्थिति क्या है, 257 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक जल की भौतिक स्थिति क्या है, 257 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक जल की भौतिक स्थिति क्या है, 257 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक जल की भौतिक स्थिति क्या है,
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। देखिए सर, इसके साथ आपका 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जेक्टिव है। खाली क्या जानना है, 0 से कम होगा ठोस अवस्था में, 0 से 100 होगा द्रव अवस्था में, 100 से ज्यादा होगा जलवाष्प की अवस्था में, और 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होगा तो वो प्लाज्मा अवस्था में होगा। सूर्य और तारों की ऊष्मा प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। द नेक्स्ट वन इज, अगले में आते हैं। चला अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है पानी का क्वथनांक बिंदु, यही ना कह रहा है। चला गौर से देखो, हमने क्या कहा आपको, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से इधर होगा तो ये बर्फ होगा, ये बर्फ होगा, ये क्या होगा, चला बर्फ होगा, बर्फ होगा। और अगर 0 डिग्री सी से एकदम आराम से चला, हमको एक बच्चा फोन किया कि सर आप थोड़ा सा स्पीड को कम कीजिए, हमको और ज्यादा समझ में आएगा, तो हमने स्पीड को कम कर दिया। ऐसा मत समझना सर थके हुए, हम थके हुए नहीं हैं, हम स्पीड को कम किए हैं ताकि बच्चों को मैक्सिमम समझ में आए। हमको कहेगा तो हम 10 मिनट में ही सर, जैसे रिवीजन क्लास में कैसे 15 मिनट में 20 क्वेश्चन होता है वैसे कर देंगे, लेकिन करना नहीं है, आराम से समझना है। बर्फ 0 डिग्री सी से इधर, हमेशा सर अपने अवगुणों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप में कोई अवगुण है तो उसको निकालिए, चाहे आप कोई भी हो। कहता है 0 डिग्री सी से अगर हम 100 डिग्री सी तक आते हैं, चला तो ये क्या था, आज ये टॉपिक क्लियर कर देंगे हम, जल। और अगर 100 डिग्री सी से इधर चला जाएगा, चला तो वो हो जाएगा आपका जलवाष्प। अब बताइए सर, हेलो, आवाज कम है, हाँ बस चला आवाज दो, अपने से फोन करता है हमको कि सर आवाज दीजिए। आवाज जा रहा है सर तो यस कमेंट्स में लिखिए। अगर आवाज आपका सर ठीक कीजिए, वैसे हम कोशिश करेंगे आज आवाज भी ठीक करने का। क्या हुआ, आवाज सर आप अपना ठीक कीजिए, साउंड को थोड़ा सा बढ़ाइए। नहीं होता तो एक हेडफोन तो ले लो, जाने मन एक हेडफोन ले ले यार। हाँ सही है, सबने कमेंट्स किया है, सही है। पानी का क्वथनांक बिंदु होता है। क्वथनांक मतलब वह बिंदु चला जिस पर पानी खौलता है, वह बिंदु। देखो चला एक हम डिटेल कर देते हैं, तुमको बहुत डाउट होता होगा। एक होता है चला क्वथनांक, ध्यान देना, एक होता है भाई मेरे क्वथनांक, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, जिस पर द्रव खौलता है, ठीक है। एक होता है द्रवणांक, जिस पर ठोस पिघलता है, जिस पर ठोस पिघलता है। एक होता है जमनांक, इसको सर कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। एक होता है द्रवणांक, जिसको हम कहते हैं भाई मेरे मेल्टिंग पॉइंट। और एक होता है भाई मेरे जमनांक, जमनांक ये इसको कहते हैं या फ्रीजिंग पॉइंट। एकदम आराम से चला, बी कंफर्टेबल, एकदम हाथ मुंह धो के बैठा करो। जिस तापमान पर द्रव जमता है, द्रव जमता है, देखो ऐसे है जमनांक मतलब जिस पर जम जाएगा, द्रवणांक जिस पर द्रव अवस्था में ठोस पिघलकर द्रव बन जाएगा, ठोस पिघलकर द्रव बन जाता, ठोस पिघलकर क्या बन जाता, द्रव बन जाता। और क्वथनांक जिस पर द्रव खौलने लगता है, क्वथनांक एक लाइन थोड़ा सा दिमाग में एनालाइज करो। क्वथनांक जिस पर खौलने लगेगा, द्रवणांक मतलब जिस पर द्रव अवस्था में आ जाएगा यानी ठोस होगा वो द्रव बन जाएगा, जमनांक जिस पर वो जम जाएगा, जमेगा कौन, द्रव है ना जमेगा, तो जिस पर द्रव जम जाएगा वो जमनांक है। इसको सर जल्दी से लिख लीजिए, राइट इट डाउन। हो गया सर,
अब देखिए, क्वथनांक जिस पर द्रव खौलता है, एकदम आराम से पढ़ेंगे। द्रवणांक जिस पर ठोस पिघलता है, द्रवस्था में आता है। जमनांक जिस पर जम जाएगा। खत्म कहानी। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? पानी का क्वथनांक बिंदु, पानी का, यही क्वेश्चन था ना, पानी का क्वथनांक बिंदु है। तो चला, पानी का क्वथनांक बिंदु है, तो तू ये जानता है भाई मेरा कि 0 डिग्री सी से इधर ये बर्फ रहता है, 0 के बाद ये 100 डिग्री सी तक जल रहता है, और 100 के बाद ये जलवाष्प बनता है। तो जलवाष्प कब बनेगा? जब खौलेगा। तो खौलेगा यानी क्वथनांक की अगर बात करें, क्वथनांक की बात करें चला, तो क्वथनांक 100 पर खौलने लगता है और जलवाष्प जहां से बनना शुरू कर देगा वही क्वथनांक है। तो क्वथनांक हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर 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 क्वथनांक के बाद हम जमनांक की बात करें चला भाई मेरा, जमनांक की बात करें तो जिसके बाद ये जमकर ठोस हो जाएगा। देखो यहां तक द्रव था, इसके बाद ये ठोस बन जाता है, तो जमनांक हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सी से इधर जम जाता है तो ये बर्फ बन जाता है, तो 0 डिग्री सी हुआ। अब क्वथनांक हुआ 100 डिग्री सी पर जलवाष्प बनने लगता है, तो ये क्वथनांक हो गया। यही 100 डिग्री सी, कभी कभी 100 डिग्री सी अब ऑप्शन में नहीं देता हूं, जमाना चला गया, ये दे देगा तुमको 373 केल्विन, यही तुमको दे देगा 80 डिग्री फ़ारेनहाइट, यही तुमको दे देगा 200 एक मिनट, 0 डिग्री सेंटीग्रेड 100 डिग्री सी 273 केल्विन, 373 केल्विन, 80 डिग्री फ़ारेनहाइट की अगर हम बात करें चला, ये फ़ारेनहाइट स्केल पे तुमको नहीं देगा, जब भी देगा या तो 100 डिग्री सी या 273 केल्विन पर। और अगर तुमको मान लो फ़ारेनहाइट स्केल पर दे दिया तो कितना हो जाएगा बता? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। और अगर र्यूमर स्केल पर दे दिया तो 80 डिग्री आर हो जाएगा। और यहाँ अगर हम चला बात करें तो ये सब आपस में बराबर है, इसमें से कोई भी एक ऑप्शन देगा। अब जमाना चला गया कि खाली पूछता था कथी 100 डिग्री सेल्सियस, लड़का मार देता है। ये चला सब स्केल पर जो महत्तम बिंदु है ना वो आपस में बराबर होता है। और अगर हम मिनिमम बिंदु की बात करें 0 डिग्री सी, इस पर हो जाएगा 273 केल्विन, इस पर आओगे तो हो जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो ये हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और यहाँ पर आओगे तो 80 डिग्री आर है, 80 डिग्री आर है भाई मेरे, तो ये हो जाएगा 0 डिग्री आर। ये सब आपस में बराबर है। ये तुमको सब सारा का सारा ध्यान रखना। तुम ध्यान कैसे रखोगे? तुम लोग जो पढ़ते हो थ्योरी ना, वो थ्योरी पढ़ने का तरीके गलत है। मेरा मानना है कि अगर शेड्यूल वे में पढ़ा जाए ना चला तो 3 पेज का थ्योरी 1 लाइन में खत्म हो सकता है। 3 पेज का थ्योरी नहीं भी याद रहेगा, वो 1 लाइन याद रहेगा, जुगाड़ से क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन कंडीशन अप्लाई कि वो थ्योरी आप कैसे समझ रहे हो और उसको कंक्लूड कैसे कर रहे हो साइंस के थ्योरी को, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ना हम तो मेरा मानना है कि अगर साइंस का थ्योरी आपको कोई पढ़ा दे रहा है, इसका मतलब वो बेवकूफ बना रहा है। 3 पेज का थ्योरी है और 1 लाइन का सिंपल सा आप जुगाड़ पढ़ोगे तो आपका काम हो जाएगा। देखो हम यही पढ़ा दे रहे हैं, अब गौर फरमाना। क्वथनांक 100 डिग्री सी है मैक्सिमम, यही तो 373 केल्विन स्केल पर महत्तम है, यही तो फ़ारेनहाइट पर महत्तम है, और यही तो र्यूमर पर महत्तम है। और मिनिमम 0 डिग्री सी होता है सेल्सियस पर, तो सबका मिनिमम ले लो आपस में बराबर होगा, सबका मैक्सिमम आपस में बराबर होता है। अब ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछने लगा है, राइट इट डाउन, जल्दी से लिख लीजिए सर। इसके बाद क्वथनांक हो गया, इससे कम जमनांक हो गया, राइट इट डाउन। हो गया। व्हाट इज द आंसर? चला, द आंसर इज, क्वथनांक पूछ रहा है तो आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइए? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री है मतलब यूनिवर्सल बात है, सेंटीग्रेड ही होगा। और कल से 9 बजे सुबह सर नया चैप्टर स्पीड वेलोसिटी स्टार्ट कर रहे हैं। एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में बड़ा झोल रहता है, कहाँ एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कहाँ एस बराबर यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, कहाँ भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2s, कहाँ भी स्क्वायर भी बराबर यू प्लस जी टी, कहाँ यू माइनस जी टी। इस सब का झोल लेकर हम आ रहे हैं आपके सामने। कल सुबह 9 बजे नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जो हम लोग लाइव कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल एकदम आपके लिए फ्री है, कोई शुल्क नहीं है। पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड है, टाइप वाइज करेंगे, फॉर्मूला वाइज करेंगे, पीडीएफ देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। अगर इस टॉपिक में न्यूमेरिकल आपका नहीं बन पा रहा है, थोड़ा बहुत भी थ्योरी पढ़ा हुआ है, तो आप कल 9 बजे लाइव आ सकते हैं और 9 बजे लाइव आप क्लास कर सकते हैं, वो भी फ्री। कल हम लोग सेकेंड चैप्टर, पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं।
इस डिस्कशन का, और एक चैप्टर हमने इससे पहले पढ़ाया है, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कल जो लोग भी नए जुड़ना चाहते हैं वो आ सकते हैं, कल आ जाइए सर। नेक्स्ट पे आंसर बताइए। क्वथनांक में 100 देता, ये भी होता, ये देता, ये भी होता, ये देता, ये भी होता, ये देता, ये भी होता, सारे के सारे आंसर्स बन सकते थे। अब तुम पलट के देखना, अब तो जितना प्रीवियस ईयर है तो हर काम हो जाएगा। कुछ लोग बुक के बारे में पूछ रहे हैं, बहुत जल्द सर हम आपकी सेवा में बुक भी ला रहे हैं। बहुत सारे बच्चे बैच के लिए भी पूछ रहे हैं। चला, बैच के लिए हमको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है, इसलिए कि जब बैच के बारे में तुम बात करोगे तो हमको पता नहीं अजीब लग रहा है कि अगर हम बैच ला के पढ़ाते हैं तो यूट्यूब पर अनशेड्यूल्ड हो जाता है। इसीलिए देखिए कोई भी टीचर यूट्यूब पे बैच नहीं लाता है, क्योंकि यूट्यूब पे अगर पता नहीं चलता है कौन सा क्लास कहाँ चला गया, कौन सा क्लास कहाँ गया, कब कौन सा क्लास आया। ऐप अगर होता है तो एक शेड्यूल मैनर में होता है, लेकिन चला ऐप वाले इतना पैसा मांग रहे हैं कि मतलब सोच नहीं सकते, और ना वीडियो की सिक्योरिटी वगैरह वगैरह बहुत सारा इशू है। एक तो आ जाया बोलता है कि सर इतना पैसा, मतलब हम बोले सर उतना पैसा तो मेरे पास है ही नहीं कि मैं आपको दूंगा। तो मतलब एक मैक्सिमम अमाउंट बोलता है वो लोग कि अगर आपको वीडियो सिक्योर रखना है, मतलब आपकी वीडियो जो है वो ये नहीं हो, वो नहीं हो, करप्ट नहीं हो, बच्चे को दिक्कत नहीं हो, इतना पैसा लेंगे, नहीं तो 2000 में दे देंगे। 2000 वाला मतलब मैं टोटली कंफ्यूज्ड। और चला, यूट्यूब की जहाँ तक बात है, मैंने जो भी क्लासेस स्टार्ट की है, मैं आपको 100% ये बिलीव दिलवाता हूँ कि मैं 70 को 71 कर दूंगा। और रही बात ऐप की, तो पता ही नहीं चल पा रहा है ऐप क्या होगा, कैसे होगा, नहीं होगा, ये नहीं समझ में आता है। चला, क्योंकि सारा का सारा मामला झोल वाला है। जब तुम देखोगे तो इस पर हम अलग से विचार करेंगे। लेकिन फाउंडेशन की जहाँ तक बात है, बहुत सारे बच्चे फाउंडेशन के लिए कमेंट्स कर रहे हैं, तो कंप्लीटली आई एम कन्फ्यूज्ड कि करना क्या है। ठीक है, मैं देखता हूँ, सोचता हूँ, फिर मैं आपको बता पाऊंगा। हमको 1-2 दिन का और टाइम दीजिए सर, कुछ ना कुछ आपके लिए हम कोशिश करेंगे करने का। अब देखिए, ये क्वेश्चन आप अभी तक बनाते थे, आज हमारे हिसाब से बनाइए। आज के बाद आपका इसके खानदान में 40 को क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक लाइन पढ़ाएंगे 40 क्वेश्चन बन जाएगा। आप कहिएगा मास्टर साहब कैसे, तो गौर फरमाइएगा। देखिए ऐसे, ये भिवग्योर जानते हो, चला ये ऑर्डर गलत है। यहाँ पर जो है 1 2 3 4 5 6 गो है, इसको हम चला 7 गो कर देते हैं। एक और होगा यहाँ पर, और वो होगा आई। इसको हम कहते हैं भिवग्योर। क्या कहते हैं, चला भिवग्योर। और इसको अगर हिंदी में बोलोगे तो इसी को हम यहाँ पर बड़ा करके लिख देते हैं, तो ये हम कहेंगे ब आ नी पी ना ला। जो हमारा मामला है वो है ब आ नी पी ना ला। हिंदी में अगर हम कहें, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। यही ना होता है। चला, तुम इसको ये तो सब जानता होगा, ब फॉर बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। अब कुछ लोग याद रखते हैं इसको बैजानी पिनाला, जामुनी कहते हैं कुछ लोग। यहाँ वो गड़बड़ है, क्वेश्चन नहीं बनेगा। होता वो है, बहुत सारे किताब में लिखा हुआ क्वेश्चन में। चला, रेलवे में नहीं मानता है, रेलवे मानता है ब आ नी पिनाला, ब आ नी पिनाला, बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। जब आप भाई मेरा, जब मेरा भाई जाएगा किधर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, तो तरंगदैर्घ्य का मान, तरंगदैर्घ्य और चाल बढ़ता, बाद बाकी सब घटता, बाद बाकी घटता। ध्यान देना, सब क्वेश्चन बन जाए। और रही बात बाद बाकी की, तो बाद बाकी में कौन कौन आएगा, तब वो लिख देते हैं। बाद बाकी में जे तू जानता है कौन कौन, आवृत्ति एकदम आराम से चला, अपवर्तनांक, ऊर्जा, जे तू जानता है, डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन बोले तो विक्षेपण। देखो न चला, बनेगा ना एग्जाम हॉल में, इतना बता दिया तब भी, खाली ध्यान रखना। कहता है नीचे से ऊपर जाने पर तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ता है, तो तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ता है। चला, तो की होगा बता। ये अगर पहले इसको लिख लो फिर बतियाते हैं, जल्दी से लिखता, पहले अगर लिख मेरा भाई, अब फिर बतियाते हैं। देखो कैसे क्वेश्चन बनता है। पहले इसको लिख फिर बतियाते हैं।
बाद बाकी में आ जाएगा ये। तो हम जुगाड़ बताते हैं, 30 से 40 क्वेश्चन तू बना देगा। जल्दी लिख जल्दी। बहुत सारे बच्चे पीडीएफ के बारे में बोल रहे हैं। पीडीएफ कहां मिलेगा? एसके झा टेलीग्राम करके एक ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कीजिए। बहुत सारे फेक बने हुए हैं, लेकिन जिसमें 50,000 प्लस मेंबर हैं, उसको आप ज्वाइन कीजिएगा। तो आपको वहां पर अभी लिंक भी शेयर किया जा रहा है, वहां पर आपको सर मैं सारा का सारा पीडीएफ मेरा मिल जाएगा। अभी देखिए आपको कमेंट बॉक्स में लिंक मिल रहा होगा। अब ध्यान से देखिएगा, किस तरह रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तू ये नहीं सोचता चला एग्जाम हॉल में तेरे सामने क्वेश्चन हो, ये सब नहीं जाने या खट से क्वेश्चन मार दे। हम बताते हैं कैसे। ये सब जानता है कि लाल का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, बैगनी का कम होता है। अब बाद बाकी कुछ भी पूछेगा ना, तो लाल का सबसे कम होता है, बैगनी का सबसे ज्यादा होता है। जैसे चला, अगर हम बात करें कि लाल और बैगनी में, तो लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। नहीं, लाल का तरंगदैर्घ्य, अरे की नोच रहा है मां कसम, जब देखो तब नोचते रहता है ना। देखो, लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। चाल तुमको कभी पूछेगा नहीं, इसलिए इस पर दिमाग नहीं लगाना। लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, बाद बाकी कुछ भी पूछेगा ना तो लाल का सबसे कम होता है। बैगनी चाल कभी पूछवे नहीं करता है। बैगनी का चला पढ़ना ना, साइंस जो है एक जुगाड़ है। जुगाड़ से पढ़ोगे ना तो पूरा गोंगो गोगो के ये गो जुगाड़ है। देखते खटाक, कंडीशन अप्लाई, साइंस मतलब जुगाड़। कहते हैं लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा, बाद बाकी सब कुछ लाल का सबसे कम। बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम, बाद बाकी सब कुछ बैगनी का सबसे ज्यादा। अब हमको पूछ रहा है किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा। तो तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा, तो तरंगदैर्घ्य अगर पूछ दिया चला, अरे चला तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा, तो हम बोले लाल का सबसे ज्यादा, बाद बाकी कुछ भी पूछता लाल का सबसे कम। अब बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम, अब पूछिए रहा है सबसे कम, तो आंसर मार देंगे चला बैगनी। आंसर मार देंगे हम बैगनी। क्या मार देंगे चला? आंसर मार देंगे हम बैगनी। ठीक है, अब देखो हम इसको मिटाएंगे। तुम लोग चूंकि लिख लिया होगा, हम एक और जुगाड़ बताएंगे। देखो ध्यान से, हमने क्या कहा, ऊपर से नीचे अगर हम जाते हैं भाइयों, नी 40 क्वेश्चन है। पीना ला, चलो हेने चलते हैं, हम लोग फ्रेश पेज में चलते हैं। हम लोग झोल झाल नहीं करेंगे और फ्रेश पेज में चलेंगे। अगर हम कहती है, क्या कहती है, बे आ निह पी ना ला, नीचे से ऊपर जाने पर तरंगदैर्घ्य बढ़ता। तरंगदैर्घ्य चाल की कोई बात कभी नहीं करेगा, कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तरंगदैर्घ्य बढ़ता, तरंगदैर्घ्य बढ़ता। अब बाद बाकी ध्यान देना, बाद बाकी हम तेरा क्वेश्चन पकड़ने सिखाते हैं, हम पढ़ाते नहीं हैं। क्वेश्चन तू कैसे पकड़ेगा वो सीख, तो हर काम है। तो कहते हैं बाद बाकी चला, बाद बाकी घटता। तो बाद बाकी में कौन कौन है? बाद बाकी में हो गलो चला अपवर्तनांक, बाद बाकी में हो गलो चला अपवर्तनांक। और एकदम आराम से पढ़ेंगे चला, कहीं कोई हड़बड़ी नहीं। आवृत्ति, विचलन, विचलन या ऊर्जा घटता, यही ना मामला है चला। अब क्वेश्चन हमको कुछ भी देगा, मान ले देता है आवृत्ति या अपवर्तनांक, अपवर्तनांक सबसे कम या अपवर्तनांक कम है, पहला दे दे तुमको, मान लो उल्टा पुल्टा देता है, नीला। दूसरा ऑप्शन दे दे आसमानी, तीसरा ऑप्शन दे दे हरा, चौथा ऑप्शन दे दे चला नारंगी। देखो चला तू पकड़ेगा कैसे। कहता अपवर्तनांक कम है या अपवर्तनांक सबसे कम है। सबसे कम इसमें से किसका है? निम्न में से किसमें अपवर्तनांक सबसे कम है?
तो हम चला देखेंगे कि इधर से इधर जाने पर अपवर्तनांक तरंग दैर्ध्य बढ़ता, बाद बाकी घटता, अपवर्तनांक बाद बाकी में आता है, और बाद बाकी घटता मतलब इधर से इधर जाने पर अपवर्तनांक का मान घटता घटता घटता। इसका मतलब अगर ये 10 होगा, ध्यान देना, अगर चला ध्यान देना, अगर ये 10 होगा तो अपवर्तनांक घटेगा तो ये 8 होगा, ये 6 होगा, ये 5 होगा, ये 4 होगा, ये 3 होगा, ये 2 होगा। कह रहा है अपवर्तनांक सबसे कम, तो अपवर्तनांक बाद बाकी में आता है वो घटता है, तो घटेगा तो नीचे से ऊपर जाने पर घटेगा। तो हम देखेंगे भैया घटेगा मतलब सबसे ऊपर वाले का सबसे कम होगा। तो ऊपर में देखो लाल है, तो लाल है क्या ऑप्शन में? नहीं है। तो नारंगी है क्या ऑप्शन में? है। तो आंसर मार देंगे नारंगी। अगर मान लो कि नारंगी नहीं रहता, यहां मान लो नारंगी नहीं रहता तो ये आंसर भी नहीं होता। मान लो यहां पर हरा रहता, हरा नहीं पीला रहता, बेआनी पिनाला। अगर यहां पीला रहता तब कैसे बनाते हैं? चला रे, साइंस बड़ा जुगाड़ू चीज है। अगर बढ़िया तुम थ्योरी पढ़ लिया तो तुम्हारा काम कभी नहीं रुक सकता, 30 में 29 बनेगा। ध्यान देना, सेम क्वेश्चन दिमाग में छापो, क्वेश्चन लिखना नहीं। अपवर्तनांक सबसे कम है, हमको पता है इधर से इधर जाने पर अपवर्तनांक घटता है, तो चला रे सबसे कम होगा ऊपर वाले का, हमको सबसे कम खोजना। तो देखेंगे लाल ऑप्शन में है क्या? नारंगी है क्या ऑप्शन में? नहीं है। पीला है क्या ऑप्शन में? है। पीला आंसर मार देंगे, पीला तुम्हारा आंसर हो जाएगा। यू विल गेट द आंसर। अगर मान लेते हैं कि यहां अपवर्तनांक नहीं देता है, मान लेते हैं चला यहां अपवर्तनांक नहीं देता है, यहां देता है आवृत्ति। आवृत्ति कहेगा तो हम जानते हैं बाद बाकी में आवृत्ति आता है, आवृत्ति इधर से इधर जाने पर घटता है, इधर सबसे कम कह रहा है। अगर मान लो सबसे अधिक कह देता, सबसे एकदम आराम से समझना, साइंस से चला, कहता आवृत्ति सबसे अधिक है, तो हमको पता है इधर से इधर जाने पर आवृत्ति घटता है, तो सर इधर से देखेंगे ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं। बैगनी है क्या ऑप्शन में? सबसे अधिक उसी का होता है। बैगनी है क्या ऑप्शन में? नहीं है। आसमानी है क्या ऑप्शन में? है। तो ये आंसर हो जाता। ऐसे तुमको पकड़ना होगा, तब जो जुगाड़ हम तुमको लिखाए हैं 40 क्वेश्चन तो हर बन जाएगा। कुछ नहीं याद रखना है, इधर से इधर जाने पर तरंग दैर्ध्य बढ़ता, बाद बाकी अपवर्तनांक आवृत्ति विचलन ऊर्जा घटता है। यू विल गेट द आंसर। लेकिन सर ऐसे नहीं होगा, ये क्वेश्चन फिर एक बार लाएंगे हम 4-5 क्लास के बाद, अब तब समझाएंगे तो तोरा से क्वेश्चन बनेगा धीरे धीरे। इसलिए हम बार बार बोलते हैं एक सीढ़ी तैयार करेंगे हम लोग। ऐसा रहता कि एक बार हम बता देते तोरा आ जाता, तू कालिदास के नाना तू ही हो जाते। ऐसा कभी नहीं होना है। तब तो तू आज IAS IPS होता चला, जितना तू पढ़ा है उतने से IAS हो जाएगा ना। हमारी बात थोड़ी बुरी जरूर लगेगी, लेकिन शायद तेरी तकदीर बदल देगी। इसलिए तुमको पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है, तुम जान लो। हम अभी जो बताए हैं थोड़ा बहुत यहां समझ में आएगा, फिर 4-5 क्लास के बाद 10 क्लास के बाद जब मैं फिर से लाऊंगा वही टॉपिक, कहेगा ओहो सट सट समझ में आ रहा है। लेकिन चला इसके लिए चाहिए पेशेंस, और नहीं तो मामला हो जाए तो गड़बड़। आते हैं चला इस क्वेश्चन में, यहां आंसर तो हम लोगों ने मार दिया ऑलरेडी, क्या होगा? बैगनी। द नेक्स्ट वन इज, अगला क्वेश्चन में आते हैं संपीड़नों के निर्माण में। चला रे, संपीड़न का मतलब होता है कंप्रेशन। संपीड़न का मतलब कंप्रेशन। हमको एक बात बताओ, कोई भी चीज को आप दबाओगे तो गरमाएगा कि ठंडाएगा? ये क्वेश्चन बच्चा बुझे हुए नहीं करता, ओरिजिनल NTPC का क्वेश्चन है। चला जैसे हम तोरा दबाएंगे, हम तोरा भाई मेरे दबाएंगे तो तू गरमाएगा कि ठंडाएगा? गरमाएगा ना। तो चला देखो संपीड़न, ध्यान देना, ये देखो लो प्रेशर है, और जैसे इसको दबाते हैं तो दबाएंगे तो अणु सटेगा, अणु सटेगा तो अणुओं में टकराहट होगी, टकराहट होगी तो रगड़ होगा, और रगड़ होगा तो घर्षण होगा, और घर्षण होगा तो उष्मा उत्पन्न होगा। बुझला कि ना? ना बुझात बुझात रुक एकदम आराम से। ये अणु अलग अलग है, इसको हम दबाएंगे, अब दबाएंगे चला तो अणु सटेगा, अणु सटेगा तो अणुओं में रगड़ होगी, रगड़ होगी तो घर्षण होगा, घर्षण होगा तो उष्मा उत्पन्न होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि संपीड़न की अगर हम बात करें भाइयों, संपीड़न बोले तो दाब बढ़ता, दाब संपीड़ित करते हैं तो दबाते हैं, दाब बढ़ता, दाब बढ़ता, और दाब अगर बढ़ेगा इसका मतलब अणुओं में रगड़ बढ़ेगा,
और अगर रगड़ बढ़ेगा भाइयों, मेरे भाइयों, रगड़ बढ़ेगा तो रगड़ बढ़ेगा इसका मतलब घर्षण बढ़ेगा, क्योंकि सटेगा। और जब सटेगा चला तो जब चप्पल ऊपरे में रहेगा थोड़े रगड़ होगा, लेकिन जब चप्पल जमीन पर सटेगा तो घर्षण होगा, रगड़ होगा। घर्षण मतलब रगड़, घर्षण बढ़ेगा। और जब चला घर्षण बढ़तो, जब चला घर्षण बढ़तो तो ऊष्मा उत्पन्न होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगा। आ जाइए सर इधर, अब जल्दी से लिखिए। देखिए संपीड़ित करेंगे, संपीड़ित करेंगे तो दाब बढ़ाएंगे, क्योंकि दबाएंगे, और जब दाब बढ़ाएंगे तो अणु आपस में सटेगा, अणु आपस में सटेगा तो रगड़ बढ़ेगा, और रगड़ बढ़ेगा तो जब सटेगा तो रगड़ाएगा, रगड़ाएगा तो घर्षण होगा, और जब घर्षण होगा तो ऊष्मा उत्पन्न होगा। 1 2 3 4 5 ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। आप क्वेश्चन बना लो, बन जाएगा। नहीं बन तो तब हमरा कहिए, जल्दी से छाप। हो गया, हो गया। अब पढ़ो तो क्वेश्चन। संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायुदाब, वायुदाब संपीड़न होगा तो वायुदाब क्या होगा चला, शून्य होगा। संपीड़ित करेंगे तो वायुदाब उच्च होगा। आंसर हो जाएगा। वायुदाबे नहीं उच्च होगा, रगड़ भी बढ़ेगा, रगड़ भी बढ़ेगा तो घर्षण भी बढ़ेगा। और क्या कहेगा, उष्मा उत्पन्न होगा कि नहीं होगा, तो कहेंगे उष्मा उत्पन्न होगा। यू विल गेट द आंसर। हो गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चला, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भैया टिंडल प्रभाव, यही ना कह रहा है, कहता है टिंडल प्रभाव जो है ये क्या है? तो हम कहेंगे एकरा कि टिंडल प्रभाव प्रकाश के डैश से संबंधित है। चला, ये कुछो नहीं है। कभी एगो बात बताओ, कांच के ग्लास में दूध रख देना, एक होता है प्रकीर्णन, नाम सुने हो? प्रकाश का एक होता है प्रकीर्णन, इंग्लिश वाले भैया कहेंगे स्कैटरिंग, इंग्लिश में भी लिखेंगे। चला, प्रकाश का प्रकीर्णन स्कैटरिंग, इसमें प्रकाश का क्षय होता है, लॉस होता है। प्रकाश का क्या होता है? चला, प्रकाश का क्षय होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन अगर हम बात करें तो इसमें प्रकाश का क्षय होता है। जैसे कहे ना प्रकीर्णन, कहना प्रकाश का क्षय, जैसे कहे ना प्रकीर्णन, कहना प्रकाश का क्षय, प्रकाश का क्षय। ये चला जानता है, बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहता है। परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन, ध्रुवन, प्रकीर्णन, फलना, चिलना, पते नहीं चलता कहने से परावर्तन, कहने से अपवर्तन, कहने से पूर्ण आंतरिक परावर्तन, कौन ऑप्शन में विवर्तन, कौन ऑप्शन में वर्ण विक्षेपन, और कौन ऑप्शन में ध्रुवन। इस सब के चला तुमको इसके लिए कंप्लीट कोशिश करना होगा। जो तुम्हारे पास नोटबुक होगा उसको क्लियर करें। अब देखो, टिंडल चचा ने क्या प्रभाव दिया? टिंडल प्रभाव, इन्होंने क्या कहा कि अगर, ध्यान देना एकदम आराम से चला, बी कंफर्टेबल, साइंस मतलब चला आराम, ध्यान देना। इन्होंने कहा कि अगर कोलाइड विलियन से, कोलाइड समझता है चला, कोलाइड विलियन मतलब दूध, इंग्लिश में यही होता है। कोलाइड विलियन यानी दूध हो गया, रक्त हो गया, दूध। अगर बताओ इससे प्रकाश को गुजारेंगे, पानी में प्रकाश की पार से ऊपर हो जाएगा, लेकिन दूध में होगा क्या? प्रकाश क्षय होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। यही तो टिंडल प्रभाव था। उन्होंने क्या किया, एक टॉर्च जलाया, ये नॉर्मल सॉल्यूशन था और ये मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क था, यानी ये सर वो था, क्या बोलते हैं उसको, दूध था। मान लो ये जल था और ये चला दूध था। तो उन्होंने क्या देखा कि जल को तो प्रकाश पार कर जाता है, लेकिन दूध पर जाने के बाद प्रकाश पार नहीं कर पाता है। यही तो टिंडल प्रभाव था। यहां पर प्रकाश का कंप्लीटली क्षय हो जाता है, लॉस हो जाता है। और इससे भी सर पानी से होकर प्रकाश चला जाता है, लेकिन दूध से होकर प्रकाश जा पाएगा क्या? तो यहां क्षय होता है, क्षय ही तो प्रकीर्णन है। यही तो टिंडल चचा के प्रभाव है। टिंडल चचा क्या कहते हैं? कहते हैं अगर कोलाइड विलियन दूध से प्रकाश गुजारते हैं
प्रकाश गुजरता गुजरता, अगर दूध से प्रकाश प्रकाश प्रकाश, इसको तो लिख लिया होगा। अगर दूध से प्रकाश, अगर दूध से भाई मेरे प्रकाश गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन, एकदम आराम से चला, जो कहियो ने पढ़ा होगा ओकरो समझ में आएगा। प्रकीर्णन ब्रैकेट में लिखना क्षय होता है, यही था चला टिंडल प्रभाव, कुछ नहीं झोलझाल। फिर से समझाते हैं। अगर कोलाइड विलयन से प्रकाश गुजरता है, ये कोलाइड विलयन दूध है, इससे होकर प्रकाश गुजरता, प्रकाश का क्षय हो जाता है, प्रकाश इसको पार नहीं कर पाता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन यानी क्षय होता है। यही टिंडल चचा के प्रभाव है। अब क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन बनाइए, आपसे क्वेश्चन बनेगा, यू विल गेट द आंसर। जल्दी से लिख लीजिए, एकदम आराम से चला। पेशेंस का दूसरा नाम पढ़ाई है। हो गया? तो आप आंसर बताइए क्या हो जाएगा? प्रकीर्णन हो जाएगा। द नेक्स्ट वन इज, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक सूचक, चला रे, म्यू का मान होता है 3 गुना 10 पर पावर 8 और बट माध्यम में प्रकाश की चाल। अगर तुम म्यू के बारे में नहीं जानते हो तो जानो, म्यू बोले तो अपवर्तनांक, म्यू बोले तो अपवर्तनांक, अपवर्तनांक बोले तो ध्यान देना अपवर्तनांक 3, हमारा बस चले चला 5 क्वेश्चन में 1 घंटा तक पढ़ा दे तोरा, ध्यान देना। हेलो, हाँ ठीक ठीक। तो कहते हैं म्यू बोले तो अपवर्तनांक, अपवर्तनांक बराबर होता है 3 गुना 10 पर पावर 8 अब बट माध्यम में प्रकाश की चाल। जो माध्यम कहेगा उसमें प्रकाश की चाल, ये फॉर्मूला होता है, ध्यान देना। कहते हैं भाई मेरे हेने आओ, कहते हैं अपवर्तनांक बराबर होता है 3 गुना 10 पर पावर 8 अब बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। जो माध्यम कह देगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। अब सर गौर फरमाइएगा, अब मामला क्या है? मामला क्या है सर? कहते हैं एक माध्यम जिसका अपवर्तनीय सूचक 1.5 है। 1.5 बोले तो चला कितने? 3/2 है। अपवर्तनीय सूचक बोलो या अपवर्तनांक बोलो, में प्रकाश की गति क्या होगी? तो कोई भी माध्यम होगा 3 गुना 10 पर पावर 8 फिक्स है। मान लेते हैं माध्यम जो कह रहा है, एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक, इसको x मान लेते हैं। इसको सॉल्व कर लीजिए और x का मान निकाल लीजिए, कितना होता है आंसर बता दीजिए। ये आएगा 2 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। देखिए ना, ऐसे ही कट रहा है। चला ऐसे ही जब आप काटिएगा, कुछ लोग कह रहे होंगे सर थोड़ा और फास्ट कीजिए, हम करेंगे नहीं, क्योंकि हमारा पता है कि हमको कैसे पढ़ाना है। 3 गेलो। शुरू में हम चला वो क्वेश्चन लेते हैं जो टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि शुरू में तू समझने के लिए तैयार रहता है, लास्ट में लगता है कि जल्दी जल्दी हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। केकरा समझाएगा रे? चला अपने मन को समझाएगा कि आज हमने पढ़ लिया, तो बहुत अच्छी बात है। अपने मन को समझा लेंगे, ऐसे ही समझा लेंगे हमने आज पढ़ लिया। हमको समझ में नहीं आता है कौन सा काम है तुमको जो पढ़ाई से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पता नहीं। तू खुद समझने की कोशिश करना, और अगर तुमको ऐसा लगता है कि हम अपने आप को आज समझा लें कि हमने आज बहुत अच्छे से पढ़ लिया और 30 मिनट में मेरा खत्म हो जाए, तो ये तुम्हारी भूल है। चला कहीं ना कहीं तो खुद को ठगने की कोशिश में है। अपवर्तनांक दिया हुआ है 3 गुना 10 पर पावर 8 बटा x हो जाएगा, x का मान निकाल देंगे, यू विल गेट द आंसर। अगला कहता है धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर, चला रे ये क्वेश्चन जब आया था ना, तो चलवा सब फोन कर करके हमको बोला था कि मास्टरवा रे तोहर जुगाड़ काम कर गया। हम बोलते हैं साइंस मतलब जुगाड़, हम तोरा बताते हैं देखो कैसे। तोरा एगो लाइन याद रखना है, चला हम तोरा यादों नहीं रखना, ध्यान में देखो हम कैसे हटा देते हैं। धातु तो जानता होगा, चला नहीं जानता है तो मामला गड़बड़ है। धातु पहचानने का भी जुगाड़ है। चला धातु के ऑक्साइड जो होते हैं ये क्षारीय होते हैं, और अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं, अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं ये अम्लीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। चला रे ये तोरा यादें नहीं रहेगा, ठीक ना। हम बताते हैं, पहले तो धातु कहेंगे किसको? धातु बोले तो मेटल। अब मेटल मतलब उसको कहते हैं जिसके अंत में मो लगल हो, जिसके अंत में देखो हम तेरा जुगाड़ बता देते हैं, मो लगा हो।
जैसे सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, फ्रांसियम, रुबिडियम, मैग्नीशियम। मो लगल है ना, धातु है। जिसके अंत में मो लगा हो, जिसके अंत में मो लगा हो वो मेटल है। और अन्य एग्जाम्पल्स भी हैं। अपवाद की अगर बात करोगे यहाँ, तो अपवाद में सब जानता है कि एक आयरन हो गया, उसके बाद निकेल हो गया, सोना हो गया, एक अंत में मोने लगल है, तो यो ईसर धातु है। अब ध्यान देना, ये तुमको यादें नहीं रहता, तू उल्टा पुल्टा कर देता है एग्जाम हॉल में, तो सबसे ज्यादा उल्टा पलटी करता है इसको। धातु के ऑक्साइड क्षारीय हैं और धातु के ऑक्साइड अम्लीय हैं। अगर हम इसको याद नहीं रख पाते तो ऐसे याद रखेंगे भाइयों मेरे, ओ धातु अम्लीय, ओ धातु अम्लीय, यही ना उल्टा पुल्टा होगा? नहीं होगा। जैसे कहेंगे ओ धातु अम्लीय, धातु क्षारीय, ओ धातु अम्लीय, धातु क्षारीय। जल्दी से इसको लिख लो। धातु कैसे पहचानेंगे? जिसके अंत में मो लगा हो। एक दो कुछ कुछ अपवाद है, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, सोना, चांदी। जल्दी से लिख लो। हो गया? अब देखो चला, लेकिन हम तुम जब जानकर तुमको हैरानी होगी, चला पिछले बार एनटीपीसी में 30 को क्वेश्चन एक से पूछा है, जो अगला लाइन हम लिखने जा रहे हैं, तो हम बताते हैं क्या। ये तो याद रहेगा। चला अधातु अम्लीय, देखो एक उभयधर्मी होता है, उभयधर्मी। कभी पलट के देखना, एएलपी में 28 को क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, एनटीपीसी में सर लगभग 30 को क्वेश्चन, यही 3 लाइन से, मात्र 3 लाइन। चला साइंस मतलब है जुगाड़, अगर तुम थ्योरी अच्छे से पढ़ा है। उभयधर्मी बोले तो एम्फोटेरिक। उभयधर्मी कौन कौन है? चला Al2O3, ZnO, PbO2, ये उभयधर्मी है। इतने से 100 सवाल है। निम्न में से कौन उभयधर्मी? निम्न में इसी को पूछता है अगले तरीके से, निम्न में से किसमें अम्ल और क्षार दोनों का गुण है? Al2O3 क्या है? ZnO क्या है? PbO2 क्या है? उभयधर्मी है, अम्ल और क्षार दोनों का गुण रखता है। उभयधर्मी अम्ल और क्षार दोनों का गुण रखता है। उभयधर्मी अम्ल और क्षार दोनों का गुण रखता है। उभयधर्मी अम्ल और क्षार दोनों का गुण रखता है। जल्दी से इसको लिख लो, ये अपवाद है। राइट इट डाउन और जाके बनाना, देखना फट फट क्वेश्चन मिलेगा। लड़का का भाई लोग कहता है कि आपका चैनल बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। वक्त चटा ग्रो फ्रो की होता है, हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं है, इसलिए देखो को प्रचार आता है, हमको उस सबसे मतलब नहीं है। चला तू पढ़, वो की हो जाएगा, वो 10,000 टका आ जाएगा तो बड़ा हम अमीर हो जाएंगे। चला जैसे तैसे काम चलिए रहा है, चला रहे हैं। अभी समझो कि हमको क्वालिटी के लिए कम से कम अभी 4 से 5 लोगों की जरूरत है। एक जो पीपीटी बनाए, एक जो पीडीएफ को टाइप करे, एक जो पेज मेकर पे काम करे, दूसरा जो कैमरा, कंप्यूटर वगैरह वगैरह पे काम करे, बिजली पे काम करे, तीसरा जो सारे चीज़ों को मैनेज करे, कहाँ कब ऑनलाइन जाना है, क्या जाना है। मतलब समझो एक टीम वर्क है। चला नहीं तो पीडीएफ ही जाने में लेट हो जाएगा, टाइम पे कुछ नहीं मिल पाता। तो पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे कर रहे हैं वो हमको भी नहीं पता, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि तुम तक अच्छी क्वालिटी के साथ चला हम पहुंच पाएं। जब तक हम अपनी कोशिश में कामयाब ना हो, इसको हम कामयाबी नहीं मानते हैं। अब देखो कहता धातु के ऑक्साइड आमतौर पर डैश होते हैं। कहता धातु के ऑक्साइड आमतौर पर, अभी तुरंत बताया चला, और धातु अम्लीय होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होंगे। क्षारीय बोले तो बेसिक, बेसिक को ही हम चला क्षारीय भी कहते हैं। आंसर अभी इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे, ये मामला क्या है। अगले में आ जाओ। कहता है अधातु के ऑक्साइड आमतौर पर अधातु अम्लीय। आंसर अब इस पर हम डिटेल चर्चा अगले में करेंगे, ये क्या है। तो गौर फरमाना चला। अगला क्वेश्चन जो तुम्हारा कहता है वो कहता निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है। तो अब देखो ई कैसे पहचानेंगे, तुम ध्यान से देखना। क्षारीय ऑक्साइड, बेसिक बोले तो भाई मेरा, बेसिक बोले तो क्षारीय। एम्फोटेरिक अभी तुरंत हम बताए हैं, उभयधर्मी। और अम्लीय एसिडिक बोले तो अम्लीय। ध्यान देना।
कहता निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है, निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है। तो ध्यान से देखो चला, तुम गौर से जब देखोगे तो तुमको पता चलेगा अम्लीय नहीं है मतलब क्षारीय होगा या उभयधर्मी हो। अम्लीय कैसे पहचानेंगे चला, तुम गौर से देखो CO2 SO2 P4O10 ये अम्लीय ऑक्साइड है। ये एम्फोटेरिक हम अभी तुरंत लिखाए थे Al2O3 ZnOH2O2 हो जाएगा और यहां PbO2 हो जाएगा। और क्षारीय ऑक्साइड है Na2O CaO Fe2O3 और CO और NO ये न्यूट्रल है। लिख लो, पहले इसको लिख लो, इसी से तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा। निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है, तो तुम गौर से देखो SO2 अम्लीय है, यहां देखो लिस्ट में है। उसके बाद आ जाओ तुम NO2 भी यहां तुम जोड़ सकता है, NO2 भी अम्लीय है, राइट इट डाउन, तो ये भी तुम्हारा अम्लीय हो जाएगा। SO3 भी तुम्हारा अम्लीय है, तुम उसको यहां जोड़ सकता है, SO3 भी तुम्हारा अम्लीय है। तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा CO, देखो यहाँ CO ये उदासीन है इसीलिए यह आंसर हो जाएगा, राइट इट डाउन। लेकिन चला रे तुम कहेगा रे मास्टर ये सब याद करें, याद नहीं करना है, हम बताते हैं जुगाड़ है, कर जुगाड़। एक लड़का चला कमेंट्स कर रहा है कि मैं फलना को भी पीछे छोड़ दूंगा, पैसा भेज रहे हैं सर, सब कुछ लगा लीजिए। पैसा देगा, मारेंगे तुरंत गाली देना शुरू कर देगा। देखा इसके जा पैसा मांगने लगा, अरे कहता था फ्री में पढ़ाएंगे, अब कह रहा है पैसा, यही नौटंकी है। नहीं चला ऐसा काम हम नहीं करेंगे, तो और गाली सुनने का मेरे में हिम्मत नहीं है, ठीक ना। ये एकदम हाथ जोड़ के नमन, हम जानते नहीं हैं। जैसे हम कहेंगे ना कि चला रे एक फी जो है 220 टका दो, महीना के 2500 टका दो, अरे पैसा वो तो हम नहीं देंगे तोरा, आ गया औकात पे, इतना न गरी आएगा, मतलब पूरा महीना का हम कह देने का, ये 220 टका दे चला, नहीं तो केना चलते है ना, स्टाफ है बिजली बिल है, रूम रेंट है, कैसे चलाएंगे हम, और तोरा कोई मतलब नहीं है। पढ़ लिया, बात खत्म। चैनलो सब्सक्राइब, चैनल सब्सक्राइब, फिर कहेंगे लाइक कर दो, लाइक, जैसे कहेंगे इसके जा PDF पे जुड़ जा, जुड़ जाएंगे। पैसा मतलब तू सब बात में तू ही अपने तरफ सब बात रखेगा, हम जानते हैं। एक बार अभी चला हम कह दें, एक देखो जुगाड़ हम बताते हैं, एक बार चला हम अगर अभी कह दें कि अकाउंट नंबर दे दें, आए भाई 220 टका भेजो, हमको बहुत दिक्कत है, चलवा सब लिख रहा है अकाउंट नंबर भेजिए, तो हम अगर हम अभी दे देना तो अगले दिन से गाली शुरू हो जाएगा, देखा इसके जाने दिखाई औकात, ले लिया पैसा, मतलब लिमिट क्रॉस, ठीक ना। हम अभी खाली कह दें ए भाई फ्री में वीडियो देखता है ना, पढ़ा रहे ना, तू सोच सकता है चला ये जो तुम्हारे लिए हम अरेंज करते हैं भर दिन लगता है हमको, कल सुबह का क्लास है ना, तो अभी अपने से अकेले सब काम करते हैं, लाइव भी हम ही को करना है, PPT भी हम ही को बनाना है, PDF भी हम ही को बनाना है, सब काम मुंह से बोल बोल के चला टाइप करते हैं, क्योंकि हमको हिंदी टाइपिंग नहीं आता है। अब ये उम्र में वही सीखें कि फिजिक्स सीखें। और समझो कि मतलब खाना भी खुद बनाना है, एगो चलवा है, वो कभी वो हेल्प कर देता है तो वो बना देता है, कितना करेगा वो अकेले बेचारा, और हमेशा कोई ना कोई आ जाता है तो वो एगो टेंशने बनल रहता है। तो मतलब समझो कि तू सोच, हम तो तेरा कुछ नहीं, अगर हम कह दें खाली ए चला एक बार चैनल सब्सक्राइब कर, देखो ए चला एक बार लाइक कर, मां एकदम पूरा वीडियो देख लेता है 2 लाख बच्चा, 2.5 लाख बच्चा, एगो मतलब सब्सक्राइब करने के लिए कह दे तो मां कसम 100 गाली दे देगा। अब तुम कहो, अब तू कहता है अकाउंट नंबर, बाप रे बाप, हमरा पता है उसके बाद कितना गरिया आएगा तुम, हम सोच नहीं सकते भाई रे। जिस तरह होगा, तुमको क्या लगता है कि मतलब ऐसा ये हवे में चल रहा है, ये सब कुछ ना कुछ तो चला इन्वेस्टमेंट हो रहा होगा, लेकिन हम इसलिए बस तुमको नहीं कहेंगे क्योंकि जो हमने वादा किया है वो चाहे मैं बिक जाऊं वो मैं पूरा करूंगा। मैंने ये 2 बैच के लिए वादा किया हुआ है कि एग्जाम तक चलेगा तो एग्जाम तक चलेगा और मैं तुम्हारे पास रहूंगा। कहते हैं अगले क्वेश्चन में, ये तुम याद कैसे करेगा रे, ये तो सब मास्टरवा लिखा दिया सब किताब। एक बात बताओ चला, कभी सर अम्ल के बारे में सोचा है, कभी अम्ल कौन कौन सुना है तुम? एगो सुना होगा सल्फ्यूरिक अम्ल, एगो चुना होगा सर नाइट्रिक अम्ल HNO3, एगो चुला सुना होगा तुम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सुना है कि नहीं? एगो सुना होगा H3PO4,
फॉस्फोरिक एसिड सुना है, ये सब अम्ल है। चला, अगर तुम क्षार की बात करेगी, ध्यान देना, अगर तुम क्षार की बात करेगी तो क्षार कौन कौन है? क्षार की अगर बात करोगे तो क्षार में आ गया चला NaOH, AlOH all 3, ये अकाउंट नंबर तो इसे मांग रहा है ना, AlOH all 3, PbOH all 2, PbOH all 2, एक और सुना होगा तुम चला CaOH all 2। देखो हम खाली तरफ पकड़ाते हैं कैसे मामला, ये पकड़ देखो गुरुजी का जुगाड़। अम्ल H2SO4, HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, यही ना है। अम्लीय कह रहे हैं चला, अम्लीय में तुम देखो तो SO2 हो सकता है, SO3 हो सकता है, NO2 हो सकता है, PO2 हो सकता है, P4 P वाला हो सकता है। तो देखो वही है CO2, H2CO3 भी होता है, कार्बोनिक एसिड H2CO3 यानी H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड। तो देखो CO2 आ जाएगा, SO2 आ जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, P4O10 हो जाएगा क्योंकि H3PO4 होता है, NO2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ से HNO3 होता है, SO3 हो जाएगा क्योंकि H2SO4 होता है, SO2 हो जाएगा क्योंकि H2SO4 होता है। यहाँ तुम देखो NaCaAl Pb वाला जो होता है क्षार होता है, तो देखो NaOH all 2, CaOH all 2, FeOH all 2, ये तुम्हारा क्षार हो गया। न्यूट्रल तुमको याद रखना है CONO, न्यूट्रल याद रखना है CONO, न्यूट्रल याद रखना है चला CONO, न्यूट्रल याद रखना है CONO, न्यूट्रल याद रखना है CONO, और उभयधर्मी को याद रख लेना है Al2O3, ZNO, H2O2, PbO2। जल्दी से लिख लो। अब चट्टा को फोन किया है, सर पेटीएमवा भेजिए ना, कुछ पैसा भेजते हैं। कितना पैसा हो गया रे दुष्ट तोरा, पढ़ चुपचाप दानव सब कहीं का। देखो चला हम कैसे पकड़ाए, हम पकड़ते हैं देखो H2CO3, H2SO4, HNO3, H2SO4, देखो पकड़ा गया अम्लीय। यहाँ आओगे NaOH, AlOH all 3, CaOH all 2, ये हो गया क्षारीय। और उदासीन में CONO हो गया, उदासीन में CONO हो गया, तो तुम्हारा उदासीन हो गया उभयधर्मी, यहां से याद कर लेंगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। यू विल गेट द आंसर। जल्दी से लिख लो, अंदाज लगाना होगा। हाँ चला, एक चीज और मैं कह दूं कि बहुत सारे बच्चे मेरे लिंक पे जाके अकाउंट नंबर डाल दे रहे हैं, पेटीएम का नंबर डाल दे रहे हैं, ये मेरा पेटीएम है, पैसा भेजो, ये वो। एक भी पैसा कहीं नहीं भेजना है, एक भी रुपया, ऐसा कोई काम मैं अभी नहीं कर रहा हूं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे लिंक भेज दे रहे हैं कि नहीं सर ये मेरा अकाउंट है, इस पे चला पैसा भेजो, चला बोल देता ताकि समझ जाओ कि हम ही है। ये सब काम चला नहीं करना है। एक भी जो भी फेक आईडी होगा, फेक अकाउंट नंबर होगा, फेक पेटीएम होगा, एक भी कुछ मत भेजना रे चुट्टा, चल जो तो बोरा में पैसा। अब आ जाओ चला आंसर, हम ये पकड़ लेगा ना। अम्ल जो है ना वो अम्लीय इसी टाइप का NO2, SO2, PO2 वगैरह इस टाइप का होगा। और अगर क्षार में जाओगे तो NaAlCa करके यहां पर होगा। और उभयधर्मी और उदासीन याद रख लो, ये चला कहीं नहीं है थ्योरी, लूसेन फूसेन पलटी मार के देख लेना है बंद को। अगला कहता है धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। बहुत अच्छी बात है, हम तो जानवे करते हैं अधातु अम्लीय धात्विक ऑक्साइड क्षारीय, अर्थात वे अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। कल तो पढ़ाए थे कि अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, बोले थे ना बेस बना रहे हैं, सीढ़ी है। कहता है तो निम्नलिखित में से धात्विक ऑक्साइड को बताएं जो अन्य से भिन्न है। कहता है धात्विक ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड हैं, देखो ये कैल्शियम मो लगल है तो मेटल है, मैग्नीशियम मो लगल है तो मेटल है, सोडियम मो लगल है तो मेटल है, अल्युमिनियम मो लगल है तो मेटल है। इसका मतलब सब तो धातुए है। कहता जो अन्य से भिन्न है, Al2O3 भिन्न है, क्योंकि धातु के ऑक्साइड होते हुए भी धातु का ऑक्साइड है चला, तो धातु का ऑक्साइड क्षारीय होना चाहिए, क्षारीय होना चाहिए, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होना चाहिए। चला तो क्षारीय नहीं है, ये क्या है, उभयधर्मी है। बोले ना खाली पूछने का तरीका बदल दिया है। यू विल गेट द आंसर। उम्मीद करते हैं कि आज ये टॉपिक मैं आपका क्लियर कर पाया हूंगा 10 से 15% भी। द नेक्स्ट वन इज, हो गया? हो जाएगा। हेलो हेलो हेलो, आगे बढ़े चला। द नेक्स्ट वन इज,
अगला कहता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक लाइन के थ्योरी है चला, एकदम सिंपल है। क्या कहता है संतृप्त, क्या कहता है हाइड्रोकार्बन चला दो प्रकार का हाइड्रोकार्बन, टेंशन नहीं लेना है, जो लंबा टाइम खींचने वाला होता है उसको हम शुरू में रखते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का, संतृप्त, एक में झोल है चला, एक कहते हैं असंतृप्त, पते नहीं चलता है बच्चा को। एक होता है संतृप्त, एक असंतृप्त, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। असंतृप्त होगा तो उसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, ध्यान देना। अगर संतृप्त होगा चला तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा। और अगर असंतृप्त होगा तो इसका जो एग्जांपल होगा चला, वो कार्बन कार्बन के बीच या तो डबल बॉन्ड होगा या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा। जल्दी से लिख लो, राइट इट डाउन। अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो संतृप्त है, कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल है तो असंतृप्त है। राइट इट डाउन। हो गया, हो गया सर। हाइड्रोकार्बन संतृप्त है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, असंतृप्त कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। हो गया। अब देखो तो क्वेश्चन पे आओ, जल्दी लिख लिया। द नेक्स्ट वन इज, कहता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। तुम गौर से देखो, ये संतृप्त है, इसमें सब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो ये संतृप्त है। ये असंतृप्त है, असंतृप्त है, असंतृप्त है। देखो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, डबल भी है, ट्रिपल भी है। अब बता क्या हो जाएगा आंसर। कहता है दो कार्बन परमाणुओं के बीच तिहरा बंधन, तो तिहरा होगा तो चला असंतृप्त ना हो जाएगा। ये दोनों देखो असंतृप्त है। कहता है दो कार्बन परमाणुओं के बीच दोहरा बंधन, दोहरा बंधन होगा तो असंतृप्त हो जाएगा। कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंधन, आंसर हो जाएगा। यू विल गेट द आंसर, राइट इट डाउन। संतृप्त होगा कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, असंतृप्त होगा कार्बन कार्बन के बीच डबल और ट्रिपल बॉन्ड। इसके लिए लेकिन तुमको चला ये समझना होगा कि CH4 का स्ट्रक्चर क्या हो। नहीं समझेगा तो नहीं बनेगा, लेकिन उसके लिए तुम प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे हम भी करवा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। अगले प्रश्न में चलते हैं चला। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन देख लो तो ए नंबर CH2 है। CH2 देख लो क्या होगा आंसर। यहां पर देखो ये CH2 स्टेबल ही नहीं होता है, CH2 नाम का कोई कंपाउंड नहीं होता, ये स्टेबल नहीं होता है, तो इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। संतृप्त है, संतृप्त है इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। देखो बी नंबर C2H6 की बात करो, देखो सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है तो ये आंसर हो जाएगा। सी नंबर में C2H2 होगा, देखो सिंगल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए संतृप्त नहीं असंतृप्त होगा। और ये डी नंबर में देखो C2H4 है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो ये भी असंतृप्त होगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये सर नहीं होता, लिख लो नहीं होता। ई दोनों की अगर हम बात करें, इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच डबल और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए ये असंतृप्त है भाई मेरा। राइट इट डाउन। हो गया। निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में तुम्हारा आ गया चला, ये स्टेबल ही नहीं है, ये सिंगल बॉन्ड तुमको दिखेगा ये, लेकिन ये स्टेबल नहीं होता है, तो C2H6 ये आपका आंसर हो जाएगा। और ई दोनों में तुम देख लो डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, असंतृप्त है। आगे बढ़े, जल्दी से स्ट्रक्चर लिखो, राइट डाउन द स्ट्रक्चर मैन। एकदम आराम से चला, साइंस हमारे भरोसे, टेंशन ना लेना है। The next one is, हो गया। The next one is, अगला क्वेश्चन में चलते हैं भाई मेरा, सोना मेरा। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब पकड़ लो तुम, ये तुम्हारा है मीथेन ए नंबर ऑप्शन, ये तुम्हारा है एसिटिलीन बी नंबर ऑप्शन, और ये प्रोपिलीन है सी नंबर ऑप्शन, और ये तुम्हारा ब्यूटाडाइन है डी नंबर ऑप्शन। पहले तो स्ट्रक्चर जल्दी से प्रैक्टिस करो, बार बार लिखोगे धीरे धीरे होगा। ये तुम्हारा मीथेन है, बार बार लिखोगे तब होगा स्ट्रक्चर। मातो जी के दलाल ने मारेंगे धाए से तोरा हो जो तो याद। जल्दी लिख, यू विल नीड मोर प्रैक्टिस। हो गया, हो गया।
बुक के बारे में बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, चला दिन रात लगे हुए हैं, चला बोले ना सब काम अपने से कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए, वो किताब लाएंगे चला जो इस सारे किताब को बोरा में भेज देगा, 150% की गारंटी। अभी तक जितनी भी किताबें आई है मार्केट में उससे सबसे बेस्ट होगा। अब बता निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त है? संतृप्त है मतलब सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड मतलब मीथेन। आंसर एक रोज जुगाड़ बताएंगे, लेकिन धीरे धीरे एकदम आराम से, पहले पढ़ो इसको। C6H6 क्या है रे चला? देख तो क्वेश्चन, तेरा पता है ये टॉपिक के सबसे बढ़िया क्वेश्चन यही है चला रे। C6H6 जो है ना, एकरा कहते हैं बेंजीन। क्या कहते हैं चला? अब ये C6H6 बेंजीन है। बेंजीन एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। क्यों हाइड्रोकार्बन है चला? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है। C6H6 बेंजीन ये एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, बनता ना है काहे कि हाइड्रोकार्बनो ऑप्शन में है, बेंजीनो ऑप्शन में। आपकी करवेर चला जेवे बोरा में, लेकिन हम तोरा नहीं जा देबो बोरा में। रुक पहले एकरा लिख आ तब हम बतावे कि मामला क्या है। जल्दी लिख लिया। C6H6 का नाम चला बेंजीन है। C6H6 का नाम क्या है? बेंजीन। अब बेंजीन एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। अब देखो चला, एकर नाम है विनोद, नहीं विनोद न चला, एकर नाम है फकरुद्दीन। ठीक ना चला? और यह एक प्रकार का आदमी है। यह एक प्रकार का आदमी है, या यह इसको थोड़ा सा और पकड़ेंगे चला, थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे और हम कहेंगे कि ये इसका नाम है लो फकरुद्दीन। अच्छा, अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा और डेप्थ में जानते हैं तो हम क्या कहेंगे कि यह स्तनधारी है। ध्यान देना, अगर हमको पूछेगा फकरुद्दीन कौन है तो क्या कहेंगे? ये कौन है? कहेगा ये जो दिख रहा है ये कौन है? तो कहेंगे फकरुद्दीन है। कि कहेंगे यह स्तनधारी है, यह स्तनधारी का एक प्रकार है। अगर मान लेते हैं तो हमको कहेगा ये कौन है तो कहेंगे फकरुद्दीन है, कि कहेंगे यह स्तनधारी है। लेकिन अगर फकरुद्दीन ऑप्शन में नहीं रहेगा तो कहेंगे यह स्तनधारी है। तो वही है चला, कहेगा ये कौन है तो कहेंगे बेंजीन है, कहेगा ये क्या है तो कहेंगे हाइड्रोकार्बन का एक प्रकार है। यानी पहला ऑप्शन हो जाएगा चला ये बेंजीन है, आई नहीं रहेगा चला ये हो जातो सेकंड ऑप्शन, और आंसर हो जातो यहाँ सी। मास्टरवा की कहतो जे पहले तो तकरा मार दी है, ये कहीं थ्योरी नहीं लिखा है। जे मास्टर ये बात कहता है मुंह मार, कहीं ना कहीं मास्टरवा बुझता नहीं है बात को, झूठे बच्चा को बरगलाता है, ऐसा मास्टर गोली मार दो। यहां तो पहले है लेकिन ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि अगर ये क्या है तो ये फकरुद्दीन है, यानी ये बेंजीन है। येलो पक्का, जल्दी से लिख ले, यू विल गेट द आंसर। लिख लिया? चला, आज हम चाहते हैं ना कि जो भी बच्चा, जितना भी बच्चा लाइव पढ़ रहा है, सब मेरे इस वीडियो पे, अगर हम अच्छा पढ़ाते हैं तो आप अच्छा पढ़ाते हैं ये लिखो, अगर हम बुरा पढ़ाते हैं तो आप बुरा पढ़ाते हैं। वीडियो देखने के बाद हमको कम से कम 7 से 10,000 कमेंट्स चाहिए। अगर हम ये देखना चाहते कि तू लिखता है कि भाग जाता है। अभी हम वीडियो खत्म करेंगे और हर बच्चा टाइम निकालेगा और लिखेगा कि आप अच्छा पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं तो लिखेगा आप बुरा पढ़ाते हैं। हम ये देखना चाहते हैं सब लिखता है कि नहीं लिखता है, ठीक ना? इंतजार करेंगे हम इसका। अगला क्वेश्चन, ये फकरुद्दीन है, वैसे ही ये बेंजीन है, जबकि ये हाइड्रोकार्बन का एक प्रकार है। अगले क्वेश्चन में आते, पौधे के सभी भागों में भोजन, चला रे भोजन पहुंचाता है फ्लोएम, इसीलिए ये आंसर होगा। जाइलम का काम क्या है? चला जाइलम जल पहुंचाता, इस सब जानता है और बना भी देगा। पेरेनकाइमा कॉलेनकाइमा ये सर कठोर और लचीला बनाता, कठोर और लचीला बनाता, कुछ खास नहीं है।
कठोर कठोर और लचीला बनाता, कठोर और लचीला बनाता है। यू विल गेट द आंसर। आज हमको 7000 कमेंट दिखना चाहिए, समझ लेंगे तुम मतलबी है, दुष्ट है, ठीक ना। सब बच्चा वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट्स लिखेगा कि हम कैसा पढ़ाते हैं, देखते हैं हम कमेंट्स आता ही नहीं। आज सबसे ज्यादा कमेंट्स आज होना चाहिए, किसी के पोस्ट पे आज 7000 कमेंट्स वीडियो में नहीं आता है, हम आज देखेंगे। अब देख लो तू 15-10 मिनट इंतजार करते हैं, नहीं करेगा तब बताते हैं थोड़ा। अगला, निम्नलिखित रोगों में कौन सा एक अनुवांशिक है? सब जानता है चला, थैलेसीमिया अनुवांशिक बीमारी है। एनीमिया, ये विटामिन की कमी के कारण होता है, विटामिन की कमी। फिर सर जब भी बायोलॉजी का क्वेश्चन आ रहा है ना, वो नॉर्मल क्वेश्चन ही आता है, इसलिए बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना। रतौंधी भी जानते हैं, चल विटामिन कौन ए की कमी के कारण होता है, यही ना होता है, तो कहते हैं भैया विटामिन ए की कमी, विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होता है। कैंसर कार्सिनोजेनिक बैक्टीरिया के कारण होता है। चला, कैंसर की अगर हम बात करें, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कार्सिनोजेनिक बैक्टीरिया, कार्सिनोजेनिक बैक्टीरिया के कारण होता है। बैक्टीरिया जीवाणु के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है। जल्दी से लिख लो रे चला, ना अभी मत लिखो, जब वीडियो ऑफ हो जाएगा स्ट्रीमिंग तब ये कमेंट्स थोड़े दिखेगा, वीडियो ऑफ होगा तब लिखो। देखते हैं आज कौन कौन मेरे से प्यार करता है और टाइम निकालता है। हम भी भर दिन मेहनत करते हैं, इतना तो हमको रिवॉर्ड चाहिए ही चाहिए। चला, होगलो चला, थैलेसीमिया छोड़, सब नहीं करना है, चुप, कमेंट्स नहीं लिखना है पहले, अभी देख, नहीं लिखना लेकिन पढ़। थैलेसीमिया कहता अनुवांशिक बीमारी हो जाएगा। एनीमिया विटामिन की कमी के कारण, रतौंधी विटामिन ए की कमी, कैंसर कार्सिनोजेनिक बैक्टीरिया के कारण। अगला, रक्त का कौन सा घटक भोजन नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? चला, प्लाज्मा। और डब्ल्यूबीसी के बारे में जानवे करता है, क्या प्रदान करता है? चला, डब्ल्यूबीसी रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये सब जानता होगा, मारियो दिया होगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता ये पूछते तो सब बना देता, लेकिन अगर कहेगा तुमको भोजन नाइट्रोजन या कह दे CO2 का वहन करता है तो कहेंगे प्लाज्मा। लाल आरबीसी तुम जानिए रहोगा और रहा होगा, ऑक्सीजन का वहन, ऑक्सीजन का वहन करता है। रक्त प्लेटलेट की अगर हम बात करें तो रक्त प्लेटलेट का कोई खास काम नहीं है, डेंगू वगैरह में यही घट जाता है तुम्हारा। हो गया, ऑक्सीजन का वहन करता है। चला, आरबीसी कहता है आद्य वायुमंडल, चला ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आद्य वायुमंडल अगर इंग्लिश में, जो लोग इंग्लिश जानना चाहते हैं, ह्यूमिड एयर, ह्यूमिड एटमोस्फेयर, ह्यूमिड एटमोस्फेयर। तो ह्यूमिड एटमोस्फेयर का मतलब हुआ आद्य वायुमंडल कम हो रहा है, तो आर्द्रता कम हो रहा है। चला, एकदम आर्द्रता एकदम आराम से, आर्द्रता कम होगा कब? जब जल की मात्रा कम होगी, H2O कम होगा। H2O कम कब होगा? चला, ऑक्सीजन लगभग वही परसेंटेज में, लेकिन हाइड्रोजन लुप्त हो गया है। ये इसलिए होगा क्योंकि हाइड्रोजन लुप्त होता जा रहा है, लुप्त हो रहा है। कौन लुप्त हो रहा है? चला, हाइड्रोजन लुप्त हो रहा है। तो इसमें बहुत सारे लड़के ऑक्सीजन को जवाबदेही देते हैं, लेकिन ऑक्सीजन का सर प्लांट जो है ऑक्सीजन छोड़िए रहा है, लेकिन धरती पर ऐसा कोई नहीं है जो हाइड्रोजन छोड़े, इसीलिए हाइड्रोजन धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। जबकि प्लांट हमको कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन दे देते हैं, इसलिए ऑक्सीजन लगभग बरकरार है, और लेकिन हाइड्रोजन लुप्त हो गया क्योंकि हाइड्रोजन कोई छोड़ता नहीं है। तो धीरे धीरे अन्य चीजों से रिएक्ट करके ये न्यूट्रल हो गया है। तो अब बताइए क्या हो जाएगा आंसर? कहता है आर्द्र वायुमंडल कम हो रहा है, आर्द्रता कम हो रहा है मतलब जल कम हो रहा है, जल कम हो रहा है मतलब हाइड्रोजन लुप्त हो रहा है। ऑक्सीजन तो है ही है, पौधे दे रहे हैं। हाइड्रोजन परमाणु कुछ ही थे, हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे, ऑक्सीजन परमाणु अधिक थे, नाइट्रोजन परमाणु अधिक थे। चला रहे, हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे, जो अब कम हो गए हैं। ई तुम मारेगा, हाइड्रोजन परमाणु कुछ ही थे, नहीं पहले बहुत ज्यादा थे, अब धीरे धीरे लुप्त हो गए हैं, इसीलिए आंसर हो जाएगा चला बिफोर बॉल। राइट इट डाउन। अब आते हैं चला 19 नंबर क्वेश्चन में। NH4NO3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत, कुछ नहीं करना है। चला, जब भी प्रतिशत मांगे ना तुम, खाली यूरिया का प्रतिशत रटे रहता है 44%, किसी का भी मांगे तो ऐसे निकालना। NH4NO3 है, द्रव्यमान निकाल लो पहले। नाइट्रोजन का होता है 14 प्लस हाइड्रोजन का होगा 1 गुना 4 4 प्लस नाइट्रोजन का होगा 14 प्लस ऑक्सीजन का होगा 16 होता है, 16 3 48। ये तो थोड़ा निकालने आता होगा।
देखो नाइट्रोजन का 14 होता है, अगर तुम्हें नहीं याद है तो नाइट्रोजन 7 14 होता है, इसलिए द्रव्यमान 14 हो गया। हाइड्रोजन 1 1 होता है, इसीलिए 1 हो गया। और अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ये 8 16 होता है, इसीलिए 16 हो गया। तो नाइट्रोजन हो गया 14, हाइड्रोजन हो गया 1 गुना 4, नाइट्रोजन फिर 14, ऑक्सीजन हो गया चला 16 गुना 3 48। इसको जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, इसको जोड़ के देखो, 8 4 12 4 16 4 20, 4 1 5, 1 6 2 8 80। अब चला कहते हैं, अब इसको बनाएंगे कैसे, एक एक नियम लगा दो। इतना ग्राम में कितना है नाइट्रोजन, 14 14 28, तो हम कहेंगे 80 ग्राम NH4NO3 में कितना है नाइट्रोजन, तो कहेंगे 14 14 28 ग्राम नाइट्रोजन 28 ग्राम। अगर ऑक्सीजन कहता तो कहते 48 ग्राम ऑक्सीजन है, इसलिए एक में कितना, इसलिए 100 में कितना। हाइड्रोजन कहता तो कहते 4 ग्राम, कहते तब 80 ग्राम NH4NO3 में 4 ग्राम हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कहता तो 16 या 48 ग्राम ऑक्सीजन। तो सर इसलिए 1 ग्राम में परसेंटेज निकालना है, 100 में निकालना होगा, इसलिए 1 ग्राम NH4NO3 में 28 अब बटा चला 80, इसलिए 100 ग्राम में अब तुम निकाल लो NH4NO3, तो हो जाए तो चला 28 बटा 80 गुना 100, यू विल गेट द आंसर। देखो कितना आता है, व्हाट इज द आंसर, आंसर आ जाएगा चला 35%। सॉल्व कर लो। अब तब हम बताते हैं, अगर दूसरा पूछता तो कैसे बनाते, तीसरा पूछता तो कैसे बनाते, राइट इट डाउन। चला टाइम, अगर मन को बुझाना कि आज हमने पढ़ लिया तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर हमसे पढ़ना चला तो टाइम लेके आना है। वेरी गुड, 35%। सब कमेंट्स कर रहे हैं सर, बहुत अच्छी बात है, 35% इज द आंसर। हम देखो क्या करेंगे, किसी में भी किसी का परसेंटेज कहेगा ना, पूरे का द्रव्यमान निकाल लो, और उतना द्रव्यमान में कितना है, तो ये 14 दूनी 28 था तो 28 ग्राम लिखे। और यही अगर ऑक्सीजन का कहता तो यहाँ ऑक्सीजन 16 या 48 था तो यहाँ 48 हो जाता। यही अगर हाइड्रोजन का कहता तो 1 चौका 4 था तो यहाँ 4 हो जाता ग्राम हाइड्रोजन, इसलिए 1 में कितना, इसलिए 100 में कितना, यू विल गेट द आंसर। हो गया। अब अगले में आते हैं, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व का परमाणु भार की तुलना की जाती है। चला रे, इसमें अनाधून आंसर आया हुआ है हाइड्रोजन। बोर्ड ने भी दिया, बुक में भी लिखा हुआ है, बोर्ड ने भी दिया, लेकिन बुक वालों ने बाद में सुधार नहीं किया। इसका आंसर हो जाएगा चला कार्बन। यहां जो भी ऑप्शन होगा देख लेना, यहां आंसर हो जाएगा चला कार्बन। कार्बन से ही तुलना करके किसी का भार निकाला जाता है। किससे तुलना करके, कार्बन से तुलना करके। बुक में दिया हुआ हाइड्रोजन जो कि गलत है, इसको ठीक कर लेना। बोर्ड ने बाद में ठीक किया था, लेकिन बुक वालों ने ठीक नहीं किया। एक बार हम सर रिवीजन करते हैं। तत्व का परमाणु भार किसी का भी निकालेंगे कार्बन से, बस 2 मिनट सर, ये तुम्हारा 50% और बढ़ा देगा, 50%। उसके बाद अगर कहेगा इसको पूरे का भार निकाल लो, इसलिए 80 में इतना, इसलिए 1 में कितना, इसलिए 100 में कितना। अगला आर्द्र होगा, आर्द्रता बढ़ेगा, आर्द्रता कम होगा, आर्द्रता कम होगा तो H2O का मान कम होगा, H2O का मान कम होगा यानी हाइड्रोजन लुप्त हो रहा है। ऑक्सीजन तो है ही है, इसलिए हाइड्रोजन वाला आंसर हो जाएगा। ये तो तुम समझ ही गया होगा, रक्त का घटक प्लाज्मा जो वहन करता है सब चीज का। और कथा निम्नलिखित में कौन सा अनुवांशिक, सब जानता है, थैलेसीमिया। नेक्स्ट, पौधों में सभी भागों में भोजन पहुंचाता है फ्लोएम, जल पहुंचाता जाइलम, ये कठोरता और मुलायमता के लिए जिम्मेवार होता है। C6H6 हम क्या बोले, ये आदमी फखरुद्दीन है, तो अगर कहेगा ये कौन है तो कहेंगे फखरुद्दीन। ऑप्शन में नहीं रहेगा तो कहेंगे ये स्तनधारी। ये कौन है तो बेंजीन, अगर नहीं रहेगा तो कहेंगे ये हाइड्रोकार्बन है। क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त, बोले तो कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड तो संतृप्त, डबल और ट्रिपल होता है संतृप्त। इसी पर मैंने सारा सवाल दिया हुआ है। अगला, ये तो तुम जान ही गया होगा सर, CO2 SO2 PO4 H3PO4 H2SO4 HNO3, ये सब सर NO2 CO2 ये सब अम्लीय हो जाएगा। इधर CaOH Hol2 NaOH Hol2 ये सब क्षारीय हो जाएगा। ये उदासीन है, ये सर न्यूट्रल है। ये अम्लीय और क्षारीय दोनों है, उभयधर्मी है। और ये उदासीन है, CO और NO उदासीन। कम से कम ये तो जरूर याद रखना है, Al2O3 ZNO और H2O2 ये सर क्या है, उभयधर्मी है। अगला देख लीजिए, निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय है, पूरा लिस्ट दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। उसी पर सारा सवाल है। एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक हम बोले थे म्यू बराबर होता है 3 × 10⁸ है। आप बट्टा माध्यम का x मान लो, यही x निकालना होता है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। यू विल गेट द आंसर। अगला, टिंडल प्रभाव हम बोले थे सर, जब दूध वगैरह से प्रकाश पार नहीं कर पाता, प्रकाश का क्षय हो जाता है, यही टिंडल प्रभाव। क्षय को ही प्रकीर्णन कहते हैं, इसीलिए इसका आंसर प्रकीर्णन होगा।
अगला है तुम्हारा संपीड़न। जैसे संपीड़न करेंगे तो दाब बढ़ाएंगे चला तो दबेगा तो घर्षण होगा तो उष्मा होगा। तो कहता संपीड़न होता तो वायु दाब क्या हो जाएगा, वायु दाब उच्च हो जाएगा। ये तो तुमको बता ही दिया, ऊपर से नीचे से ऊपर जाने पर तरंग दैर्ध्य बढ़ता, बाद बाकी सब घटता, उसी जुगाड़ से बना लेना है। अब पानी का क्वथनांक हिमांक पर हम पूरा चर्चा किए हैं। 0 डिग्री सी से इधर सॉलिड होगा, 0 से 100 तक लिक्विड होगा और इधर होगा तो गैस होगा। इसी पर तीनों सवाल है आपका। नमस्कार, उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। कमेंट्स नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा सर, लेकिन पढ़ाई जरूर कीजिएगा और 14 से 15 घंटा पढ़ना है, ये आपसे रिक्वेस्ट करते हैं सर। 1 मिनट भी आपका टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। जिनको न्यूमेरिकल नए चैप्टर से कल से पढ़ना है, आप मिल सकते हैं 9 बजे हमसे लाइव। मंडे टू फ्राइडे न्यूमेरिकल का क्लास चलता है। नमस्कार, कल नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, नया चैप्टर का पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड है। मिलिए सर, S/UT + ½ AT² का टेंशन खत्म। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।